Indian soil classification depends on particle size, consistency limit and compressibility. कोर्स ग्रेन सॉइल अगर 75 माइक्रोन के ऊपर है तो कोर्स, उसके नीचे है तो फाइन, इसलिए नीचे अगर होता है तो परसेंटेज फाइनर के टर्म्स में करते हैं. इफ़ 4.75 के ऊपर है तो ग्रेवल और उससे नीचे है तो सैंड. ठीक है. अब इसके बाद 3, सबसे पहले हम लोग फाइन की क्लासिफिकेशन कर देते हैं. फाइन में होता है क्ले, सिल्ट और ऑर्गेनिक. उसके बाद इन तीनों का क्लासिफिकेशन. सॉइल की क्लासिफिकेशन के लिए एक हो गया लिक्विड लिमिट, जो होता है 35 के नीचे, 35 तक, 35 से 50 इंटरमीडिएट और हाई 50. अब हम चार्ट की बात करते हैं. तो एक चार्ट बनता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बीच में और लिक्विडिटी इंडेक्स के बीच में. अब इस चार्ट में हम 3 पॉइंट डालेंगे, एक 20%, एक 35%, एक 50%. उसके बाद 20% से लेके ऊपर तक एक लाइन खींचेंगे जो होगा IP. IP इज इक्वल्स टू 0.73 लिक्विड लिमिट माइनस 20. और IP ऑफ सॉइल क्या हो जाता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट. IP के ऊपर जो भी सॉइल रहेगी, IP हो जाता है 0.73 लिक्विड लिमिट माइनस 20. IP के ऊपर जो सॉइल रहेगी वो होगी क्ले और उसके नीचे रहेगी सिल्ट और ऑर्गेनिक. और IP में 4 से 7% के बीच में जो रहेगा वो रहेगा ClMl. इफ़ परसेंटेज फाइननेस लेस देन 5% रहेगा तो अगर ग्रेवल हुआ तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल. वेल ग्रेडेड GU, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी CU इज़ ग्रेटर देन 4 and CC is between 1 से 3. Sand, well graded, poorly graded. Well graded sand CU greater than 6, CC 1 से 3 के बीच में. If percentage fineness greater than 12% तो ग्रेवल हुआ तो GC GM GC GM GC above A line और IP greater than 7% GM, below A line और IP greater than 4% GC GM, clayey silty gravel. और उसके बाद सैंड आ गया तो SC SM SC SM. उसके बाद 5% और 12% के बीच में हुआ तो ग्रेवल. तो पहले ग्रेवल की बात करेंगे तो GWGC GPGC GWGM GPGM. फिर से अगर 5% से 12 के बीच में रहा, पहले ग्रेवल की बात करेंगे तो GWGC मतलब वेल ग्रेडेड क्लेई, पुअरली ग्रेडेड क्लेई, वेल ग्रेडेड सैंड, पुअरली ग्रेडेड सैंड, सिल्ट. तो GWGC, फिर GPGC, GWGM, GPGM. पहला का हो गया GWGC का CU ग्रेटर देन 4, I बिटवीन 1 से 3 के बीच में और IP ग्रेटर देन 7%. फिर भाई ये पुअरली का इसका अपोजिट हो जाएगा. और GW तो ये तो आसान सी चीज़ है. CU कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी D60/D10 और CC D30² D60 मल्टीप्लाइड बाई D10. अब आ जाते हैं परमेबिलिटी पे, जो कि होता है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी भी इसको बोलते हैं. डार्सी लॉ, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट
और टोटल डिस्चार्ज इक्वल भी होता है एरिया इंटू टोटल डिस्चार्ज वेलोसिटी एरिया ऑफ सीपेज अपॉन सीपेज वेलोसिटी। सीपेज वेलोसिटी बड़ा होता है, सो सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्चार्ज वेलोसिटी अपॉन पोरोसिटी। और अगर के पी इज इक्वल्स टू के परकुलेशन इज इक्वल्स टू हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी अपॉन एन। उसके बाद ये परमेबिलिटी के जो है डिपेंड करता है, ये एक मटेरियल प्रॉपर्टी होता है और एक मीडियम प्रॉपर्टी। ये डिपेंड करता है 1/SS d² E³ अपॉन 1+E रो अपॉन न्यू पे। न्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, K is directly proportional to saturation and inversely proportional to adhesion। और फॉरेन और इंट्रैप्ट तो पता ही है। Ln हैज़ एन इक्वेशन K इज इक्वल्स टू C d10² C 100 d10 सेंटीमीटर में। इंट्रिंसिक परमेबिलिटी और एब्सोल्यूट परमेबिलिटी इज इक्वल्स टू K0 K म्यू अपॉन रो। Constant head coarse grain soil Q is equals to 1 over prime KIA. Falling head K is equals to 2.303 AL upon 80 log 10 H1 upon H2। T0 पे हेड H1 है, T1 पे H2 है और T2 पे H3 है। So K is equal to 2.303 AL upon 80 log 10 H1 H2 H2 H3। तो H2 is root under H1 H3। K पैरेलल या के हॉरिजॉन्टल, के परपेंडिकुलर या के वर्टिकल। पहला बात करेंगे के पैरेलल है या के हॉरिजॉन्टल है। तो फर्स्ट केस में क्या होगा कि आई जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है वो सेम रहेगा बट डिस्चार्ज डिफरेंट रहेगा। तो इसका के एवरेज का फॉर्मूला हो जाता है K1Z1 प्लस K2Z2 प्लस K3Z3 अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अब इसमें जो एरिया होगा वो ये एरिया लेना है जो आपको साइड में दिख रहा होगा। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, पहले के लिए Z1 इंटू 1 Z2 इंटू 1 और Z3 इंटू 1, बिकॉज फ्लो उस पार्ट से निकल रहा है ना। अब के परपेंडिकुलर या के वर्टिकल में डिस्चार्ज सेम रहेगा और हेड लॉस डिफरेंट रहेगा। और इसमें एरिया भी सेम रहता है बिकॉज L इंटू 1 रहता है, यूनिट के लिए लेता है। तो के एवरेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन Z1 K1 प्लस Z2 K2 प्लस Z3 K3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो भी यूनिट के का रहेगा वही के एवरेज का भी आएगा सेम। ये कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं थोड़ा सा अपन एक सडन ड्रॉ डाउन वाले केस में आ जाते हैं, उसके बाद फिर कंसोलिडेशन में आता है। तो अब हम इस पे बात करने वाले हैं इफ़ अगर सडन रहेगा, देख ही सकते हैं सडन, तो T0 पे स्ट्रेस Q होगा, पोर वाटर प्रेशर Q रहेगा, तो इफेक्ट इसका 0 आएगा। और B पे Q प्लस गामा सेट H है, तो Q क्योंकि सडन रहेगा तो Q जो है वो पोर वाटर प्रेशर ले लेगा, लेकिन समय अगर टाइम बढ़ जाएगा तो फिर वो उधर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि इनिशियल सडन है तो पानी सारा प्रेशर ले लेगा, लेकिन धीरे धीरे पानी छोड़ देगा सारा प्रेशर। तो कंसोलिडेशन में फुल सैचुरेशन रहता है, कॉम्पैक्शन में पार्शियल। उसके बाद फिर अब हम बात करने वाले एक इम्पॉर्टेंट पार्ट की, जिसमें सबसे पहले तो इसमें ये टेबल में लाइट कॉम्पैक्शन तो याद रहना ही चाहिए। तो उसका वॉल्यूम होगा 1000 cc, 3 लेयर्स में रहेगा, 25 ब्लो मारेंगे, वेट रहेगा हैमर का 2 पॉइंट समथिंग और फ्री फॉल रहेगा 300 के आसपास। ई लाइट अपॉन ई हैवी इज इक्वल्स टू 4.55 और ई हो जाएगा mgh इंटू नंबर ऑफ ब्लोज अपॉन वॉल्यूम। ये एनर्जी निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब अगर हम कर्व की बात करें, कॉम्पैक्शन कर्व की,
तो हम जो कर्व बनाएंगे वो गामा डी ड्राई डेंसिटी और वाटर कंटेंट के बीच में कर्व बनाएंगे, जिस पे जो कर्व बनाएंगे एक ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम, एक वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम और बीच में ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। पहला कर्व जो होगा वो 85 पर डिग्री और 95 डिग्री सेचुरेशन लाइन होगा, 85 डिग्री 95 डिग्री सेचुरेशन लाइन। दूसरा जो होगा 100 डिग्री सेचुरेशन लाइन होगा या 0 डिग्री परसेंटेज एयर वॉइड ऊपर वाला। और जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के नीचे वाली जो एक कंटेंट लिखेंगे उसमें लिखेंगे 85% सेचुरेशन लाइन इज़ नॉट इक्वल टू 15% एयर वॉइड लाइन। सो 3 लाइन हमें और देखनी है। पहला हो गया 85% और 95% सेचुरेशन लाइन, उसके ऊपर 100% सेचुरेशन लाइन या 0% एयर वॉइड लाइन, और उसके नीचे 85% सेचुरेशन लाइन इज़ नॉट इक्वल टू 15% NA एयर वॉइड लाइन। अब गामा डी मैक्स क्या हो गया, जी रो डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई या जी रो डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी अपॉन एस सहवाग वाला। और गामा डी मैक्स थ्योरेटिकल वाला क्या हो जाएगा, जी रो डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी, क्योंकि सेचुरेशन 1 हो जाएगा। अब अगर हम बात करें ये टोटल कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो वाटर कंटेंट पे डिपेंड करता है, कॉम्पैक्टिव एफर्ट पे डिपेंड करता है, प्लास्टिसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है, कॉम्पैक्शन। तो वाटर कंटेंट वाला हमने बात कर लिया। कॉम्पैक्टिव एफर्ट की बात करें तो एक लगा लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट, एक हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट। सो लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट से अगर हैवी में जाते हैं तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट घटता है और गामा डी बढ़ जाता है। और अगर हम उस कर्व की बात करें तो पार्टिकल रैंडमनेस से वेल ओरिएंटेड की तरफ मूव करती है। लेफ़्ट साइड में रैंडम होता है, राइट साइड में वेल ओरिएंटेड होता है, लेफ़्ट साइड में रैंडम फ्लॉक्यूलेटेड ड्राई, राइट साइड में वेल डिस्पर्स्ड वेट। और जैसे जैसे हम रैंडम से वेल ओरिएंटेड की तरफ जाते हैं परमेबिलिटी डिक्रीज़ होती है। प्लास्टिसिटी 3 टाइप के सॉइल होते हैं, CH, CI, CL। CH हाईली प्लास्टिक, CI इंटरमीडिएट, CL लो। सो सबसे ज़्यादा प्लास्टिक CH होता है, तो CH सबसे ज़्यादा प्लास्टिक होता है, तो CH हाईली प्लास्टिक होता है और CL लोएस्ट प्लास्टिसिटी शो करता है। सो जिसका लोएस्ट प्लास्टिसिटी होगा उसका डेंसनेस भी ज़्यादा होगा, तो इसलिए CH हाई प्लास्टिसिटी है उसका रोडी कम है, और जो लो प्लास्टिसिटी है उसका रोडी ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा डेंस होगा। तो सबसे ऊपर सबसे नीचे रहेगा CH, फिर CI, फिर CL। तो इसका कर्व कुछ इस टाइप का बनेगा। सो अगर हम जाते हैं तो उसके बाद अगर हम बात करें बल्किंग ऑफ सैंड की, तो बल्किंग ऑफ सैंड यही होता है कि आपका वाटर कंटेंट वैसे 4 से 5% होना चाहिए, लेकिन पानी डालते डालते 20 से 30 हो जाता है और जाता है नीचे, फिर ब्रेक होता है इंटरलॉकिंग, फिर ऊपर। उसके बाद फिर वही है कि कोर ऑफ अर्दन डैम, उससे पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, रोलर, रैमर, वाइब्रेटर। तो रोलर, रैमर, वाइब्रेटर। रोलर में आ जाएगा स्मूथ व्हील, प्रेशर, कोर्स ग्रेन सॉइल। शीट फुट में नीडिंग, फाइन ग्रेन। और न्यूमेटिक में प्रेशर भी और नीडिंग भी। रैमर में ड्रॉप करते हैं दूरी से, तो कोर्स के लिए, वाइब्रेशन सैंड के लिए। उसके बाद फिर से ग्राफ जो है फिर से होगा और उसमें ड्राई साइड में श्रिंकेज कम होगी और स्वेलिंग ज़्यादा होगी। अब अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की, तो अनब्रोकन में वेट साइड में स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और ब्रोकन होगा तो
वेट साइड ज़्यादा होगी। कंप्रेसिबिलिटी की अगर बात करें तो अनब्रोकन स्ट्रक्चर हुआ तो वेट साइड ज़्यादा होगी, और ब्रोकन हुआ तो ड्राई साइड ज़्यादा होगी। अर्थन डैम वेट, होमोजीनियस डैम ड्राई, पेवमेंट हो गया वेट। अब आ जाते हैं अपन स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पे। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में अगर पॉइंट लोड हुआ तो बॉयसिनिकीज इक्वेशन स्ट्रेस इज इक्वल्स टू के पी क्यू अपॉन जेड स्क्वायर, क्यू किलो न्यूटन, के बी 3/2 पर रूट ब्रैकेट स्टार्ट 1/1 प्लस आर बाई जेड का होल स्क्वायर की पावर 5/2 1। उसके बाद इसका वेरिएशन कुछ नीचे ऊपर फिर नीचे, और शेयर निकालने का अगर बोला तो शेयर इज इक्वल्स टू वर्टिकल स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय आर अपॉन जेड। बीटा 39 डिग्री पे आता है मैक्सिमम, ये सब तो ठीक है। होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक लीनियर इलास्टिक यानी स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, एंड सेमी इनफाइनाइट मीन्स एरिया इनफाइनाइट बट हाइट नॉट, सेल्फ वेट नहीं कंसीडर करते हैं, और स्ट्रेस इनिशियली नहीं होता है। स्ट्रेस आइसोबार जो कि प्रेशर बल जिस पे क्वेश्चन आ चुका है कि अगर सम वर्टिकल स्ट्रेस जो है क्यू किलो न्यूटन पे, तो क्यू किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अगर क्यू लोड लग रहा है किलो न्यूटन तो पहला क्यू किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दूसरा 0.75 क्यू, 0.5 क्यू, 0.25 क्यू, ये सब किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्ट्रेसेस है। तो एक क्वेश्चन आ भी रखा है इसमें, तो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू 0.5 क्यू। अब स्ट्रेस की वैल्यू बॉसिकनीज से डाल देंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। वर्टिकल स्ट्रेस ड्यू टू लोडेड एरिया, अगर वर्टिकल स्ट्रेस ड्यू टू क्यू लोडेड एरिया है तो एक सर्कुलर एरिया रहेगा, उस पर स्ट्रेस लग रहा होगा क्यू किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आर होगा उसका रेडियस, जेड होगी डेप्थ, थीटा होगा एंगल। सो वर्टिकल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू Q1 माइनस कॉस क्यूब थीटा। फिर वही रिंग फाउंडेशन का क्वेश्चन आया था तो फुल माइनस बाकी कर देंगे। उसके बाद वर्टिकल स्ट्रेस ड्यू टू लाइन लोड Q किलो न्यूटन पर मीटर, आर दूरी पे जेड पे, तो वर्टिकल स्ट्रेस हो जाएगा 2Q अपॉन पाई जेड 1/1 प्लस आर बाई जेड का होल स्क्वायर। स्ट्रिप लोडिंग स्ट्रेस ड्यू टू स्ट्रिप लोडिंग, क्यू किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के कारण स्ट्रिप का लग रहा है, सो वर्टिकल स्ट्रेस विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन पाई थीटा प्लस साइन थीटा, थीटा रेडियन में है उसको डिग्री में डालेंगे। अब अगर कॉर्नर लोडिंग की बात करें तो अगर एक स्ट्रेस्ड एरिया है उसके कॉर्नर पे लोड लग रहा है तो m हो जाएगा b/z और n हो जाएगा l/z, और वर्टिकल स्ट्रेस हो जाएगा KQ, लेकिन K का फॉर्मूला काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। और अगर हम बात करें अगर सेंटर पे लग रहा है तो K1Q, K2Q, K3Q, K4Q, और फिर उससे निकाल लेंगे। और अगर बाहर है लोडेड एरिया के तो पहले बड़ा वाला लेंगे, फिर बाकी छोटे वाले माइनस करके जो छोटा वाला 2 बार माइनस हुआ इसको ऐड कर देंगे। फिर अगर इक्विवेलेंट पॉइंट लोड के कारण तो ये है अपना ट्रेपेजॉइडल मेथड, तो वही है अपना कंसोलिडेशन वाला। तो रेक्टेंगुलर रहा तो क्या रहेगा वगैरह। उसके बाद इन्फ्लुएंस चार्ट मेथड, यूज़ एनी शेप ऑफ लोडेड एरिया, m उसमें रहेगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल और n रहेगा रेडियल लाइन, तो IF इन्फ्लुएंस इज इक्वल्स टू 1/mn, और स्ट्रेस हो जाएगा IF NAQ, NA हो जाएगा नंबर ऑफ एरिया यूनिट्स ऑक्यूपाइड बाय लोडेड एरिया, Q स्ट्रेस हो गया और IF 1/mn से निकल गया।